क्या थ्योरी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या? यदि इसका आंसर मैं हाँ बोलूं तो इसका मतलब होगा कि आप लोग केवल और केवल इज, एंड और द के पीछे भागोगे। फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में उसी टेक्निक को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग लॉ के सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करके हमारे ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, इवन ऑल इंडिया रैंक की तैयारी भी कर सकते हैं यदि तुम लोग सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीएस गौरव माहेश्वरी है और मैं विद्योदय एजुकेशन पर लॉ पढ़ाता हूं। मैं सबसे पहला टॉपिक होगा कि सीए फाउंडेशन लॉ में कितने आवर्स का सिलेबस हम लोगों को क्लास में पढ़ना है, एंड सीए इंटरमीडिएट लॉ में हमें कितने आवर्स का सिलेबस लॉ में पढ़ना है। सीए फाउंडेशन की यदि मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर 120 आवर्स मैक्सिमम आपकी लॉ की क्लासेस होनी चाहिए। इन 120 आवर्स में टीचर आप लोगों को आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ाता है। आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ाने के साथ साथ जो उनकी क्लास की नोट्स होती है एंड प्लस जो भी पीवाईक्यूज, एमटीपी एंड आरटीपी होती है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वो आप लोगों के साथ में क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि क्लास में आपको जो पढ़ाया जाता है उसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज बच्चे रट लेते हैं, क्लास में टीचर भी उनको ये बताते हैं कि आपको वर्ड टू वर्ड रटना है, आपको लॉ को याद करना है। तो मेरे 11 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं बता सकता हूं बच्चों कि लॉ को वर्ड टू वर्ड याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सर फिर क्या करना चाहिए लॉ में अच्छे मार्क्स को लाने के लिए? सबसे पहली चीज, लॉ में यदि इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, नंबर 1 आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि से फॉर एग्जांपल यदि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2H में यदि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो वहां पर केवल और केवल जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स है वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स आपको बाय हार्ट याद करना है। उसके अलावा जो उसके सराउंडिंग के ग्रामेटिकल वर्ड्स है वो ग्रामेटिकल वर्ड्स को आपको कभी भी बाय हार्ट लर्न नहीं करना है। जितना आप याद करने का, लर्न करने का कंटेंट स्पेसिफिक रखोगे तुम्हें लॉ में मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि लॉ को पूरा की पूरा एज इट इज रटने के चक्कर में या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को एज इट इज रटने के चक्कर में वो अपने आप को इतना बर्डन में डाल देते हैं, इतना प्रेशर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं लाइक 40, वो 40 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको बताई, आपके क्लासेस के नंबर ऑफ आवर्स शुड नॉट बी मोर देन 120 आवर्स इन सीए फाउंडेशन एंड 180 आवर्स इन सीए इंटरमीडिएट। यदि इससे ज्यादा टाइम आप क्लास में दे रहे हो ना तो बिलीव मी आप आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास रिवीजन का बहुत कम टाइम बचेगा। मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए होते हैं। यदि एक भी रिवीजन कम हुआ, तुम 2 रिवीजन के साथ या 1 रिवीजन के साथ ही एग्जाम देने चले गए, बिलीव मी बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा। तो नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ आवर्स के साथ साथ मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि लॉ में आपको याद क्या करना है, कौन सी चीजों पर फोकस करना है, जो हाईलाइटेड और कीवर्ड्स है वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सीए इंटरमीडिएट में 180 आवर्स से ज्यादा की क्लास आपकी नहीं होनी चाहिए। सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट को कब स्टार्ट करना चाहिए क्लास में, और एग्जाम और क्लासेस खत्म होने के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर सीए फाउंडेशन कितना होना चाहिए एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट कितना होना चाहिए। यदि हम सीए फाउंडेशन की बात करें तो यदि तुम लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक सो मार्च एंड के अप्रॉक्स आप लोगों के एग्जाम खत्म होते हैं। तो आपको टोटल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग क्लासेस मिलाकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त टोटल मिलाकर आपको 5 मंथ्स मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम से एटलीस्ट 45 से 50 डेज बिफोर आप लोगों का थ्योरी सब्जेक्ट का बैचेस खत्म हो जाना चाहिए। और वो 45 से 50 डेज के दौरान जो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिला है, वो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले एक बार आपका जो मेन कोर्स का कंटेंट है रिवाइज होना चाहिए। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, जिस भी पर्टिकुलर नोट से आपने पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले उसको रिवाइज करना है। अब आते हैं कि व्हाट टू डू। सर मैं लॉ में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, मैं क्या ऐसी चीजें करूँ जिससे एक्चुअल में मेरे लॉ और लॉ के साथ साथ अदर थ्योरी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो चलो यार मैं तुम्हें स्क्रीन पर ले चलता हूँ और स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि लॉ में अच्छे मार्क्स लाने की मास्टर टेक्निक क्या है। हाउ टू राइट एन आंसर फॉर अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1 to 1 आपको यहाँ पर गाइड किया गया है। सबसे पहले ना जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है आपको उसका आंसर ना 3 डिफरेंट पार्ट में करना है। नंबर 1 इज प्रोविजन, नंबर 2 इज फैक्ट ऑफ द केस एंड नंबर 3 इज कंक्लूजन। बच्चों जब भी तुम एग्जाम में ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करो ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये जब भी 3 पार्ट में आंसर कर रहे हो, प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद 1 लाइन का मार्जिन छोड़ना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस स्टार्ट करना है, फैक्ट ऑफ द केस कंप्लीट होने के बाद अगेन आपको 1 लाइन का मार्जिन छोड़ना है, एंड 3rd नंबर पे आपको कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहले सर प्रोविजन में हमको क्या लिखना है? जब भी केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन आए
वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको वो प्रोविजन को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है उस सेक्शन का कौन सा प्रोविजन ट्रिगर हो रहा है। यदि मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो जनरली सीए फाउंडेशन में एज कंपेयर टू सीए इंटरमीडिएट प्रोविजन जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में सेक्शन नंबर 108 की यदि मैं बात करूं कि वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यदि मैं 109 की बात करूं डिमांड फॉर पोल, यदि मैं 110 की बात करूं कि भाई साहब वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, तो भाई साहब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन इट इज लाइक एक एक चैप्टर जैसा हो जाता है। तो अब यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो भी केस स्टडी आई है वो केस स्टडी मेरे उस पर्टिकुलर सेक्शन के कौन से पॉइंट को ट्रिगर कर रही है। जिस भी पॉइंट को ट्रिगर कर रही है आपको ये प्रोविजनल वाले पार्ट में सबसे पहले उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखना है। सर कितने मार्क्स कवर करता है? अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% मार्क्स जो है ना टोटल मार्क्स का, वो आपका प्रोविजन पार्ट कवर करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस में जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको ना क्लास में टीचर बोलता है कि आपको ना क्वेश्चन का क्रक्स लिखना है, और बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन का क्रक्स बोले सर एग्जाम में हमको पूरा की पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लग रहा था, वो पूरा की पूरा क्वेश्चन ही क्या करते हैं वहां पर फैक्ट ऑफ द केस में मेंशन कर देते हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। वो आपका ना क्लियर ये शो करता है कि यू आर टेक्निकली नॉट दैट मच साउंड। तो यार अपन को टेक्निकली, अपन लोगों को थेरेटिकली, अपन लोगों को प्रेजेंटेशन वाइज हर एक तरीके से स्ट्रांग होकर जाना है। तो सर क्या करें, फैक्ट ऑफ द केस में ना आपको केवल और केवल उस केस स्टडी का ना क्रक्स मेंशन करना है। और यदि आप उस केस स्टडी का क्रक्स मेंशन करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये अराउंड 20% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स का ये कवर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये फैक्ट ऑफ द केस होगा, फैक्ट ऑफ द केस के बाद आपको यदि लगता है कि आप प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस को एनालाइज कर सकते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस भी आपको इसी पोर्शन में कर देना है। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। और कंक्लूजन शुड बी एक्चुअल लाइक कंक्लूजन, इट इज नॉट लाइक कंफ्यूजन। जनरली बच्चे कंक्लूजन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना कि वो आंसर पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता है, चेकर को समझ में नहीं आता है कि भैया कहना क्या चाहते हो। तो बाबूजी आप जो भी कहना चाहते हो ना वो कंक्लूजन वाले पोर्शन में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज लिखना पड़ेगा। आपको पता है बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं हमेशा हमारी क्लास के बच्चों को बोलता हूं कि कंक्लूजन शुड बी KISS। कंक्लूजन जो है ना वो आपका KISS होना चाहिए। तो बच्चे ना वैसा वर्ड देखकर हंसने लग जाते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट बेटा। इसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका कंक्लूजन जितना कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होगा, आपको मार्क्स भी सामने वाला उतने ही सिंपल तरीके से लुटा देगा। तो बस यदि आप ये बात ध्यान रखोगे तो बेस्ट मार्क्स आपको यहाँ पर एग्जामिनर देगा। पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है, थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के दौरान या लॉ की प्रिपरेशन के दौरान हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि हमें किन किन गलतियों को नहीं दोहराना है, यानी कि व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि कभी भी लॉ को एज इट इज लर्न करने के पीछे मत भागना, कभी भी किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को एज इट इज लर्न करने के पीछे मत भागना। बिलीव मी, यही आपका रिवर्स गियर लगा देगा, यही आपका पतन का सबसे बड़ा रीजन, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बनेगा जब तुम लॉ को एज इट इज लर्न करने के पीछे भागोगे। नंबर 2, देयर आर टू मच नॉइसेस यार। आप यदि मार्केट में किसी से भी पूछोगे, किसी भी दूसरे बच्चे से पूछोगे, किसी भी आपके सीए करने वाले फ्रेंड से पूछोगे, वो आपको यही बोलेगा कि यार थ्योरी सब्जेक्ट ना याद नहीं होते। प्रैक्टिकल में तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन थ्योरी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूं या रात को सोने से 12 बजे पहले पढ़ूं, भाई साहब किसी भी समय पढ़ लूं, ये थ्योरी सब्जेक्ट ना इसने मेरा जीवन है ना बर्बाद कर दिया है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव नॉइसेस। आपको इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपका अपना एक टारगेट, एक गोल होना चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेंथ है आपको पता होनी चाहिए। जस्ट प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर प्ले करो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बच्चों, रिवीजन टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 3 रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन का मतलब केवल और केवल जो फर्स्ट रिवीजन में किया उसको सेकंड में रिवाइज कर लो, जो सेकंड में किया उसी को थर्ड में रिवाइज कर लो, जो थर्ड में किया एग्जाम के 1.5 दिन के गैप में भी वही कर लो। नहीं, ऐसा नहीं। जो क्लास में पढ़ा फर्स्ट रिवीजन में आपको उसका क्रक्स करना है, उसको कट करना है, टाइम बचाना है कि यार अब मैंने क्लास में इसको इतने समय पढ़ा, 120 आवर्स में लॉ पढ़ा, पर अब 120 आवर्स को मैं फर्स्ट रिवीजन में 60 आवर्स में कैसे खत्म करूंगा। ये आपको टेक्निक डेवलप करनी है। सेकंड, 60 आवर्स में यदि आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया तो 30 आवर्स में आप सेकंड रिवीजन कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास में ये टेक्निक होनी चाहिए। और यदि सेकंड रिवीजन आपने 30 आवर्स में कंप्लीट किया तो आपका थर्ड रिवीजन जो है वो 15 से 20 आवर्स के बीच में कैसे कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका प्रोजेक्शन, ये आपकी फोरकास्टिंग होनी चाहिए। फोरकास्टिंग के साथ साथ कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जिसकी आपको अपनी एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, या इवन दो जो ड्राइंग शीट होती है वो ड्राइंग शीट को जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके सामने लगाओ और वहां पर
जो भी पर्टिकुलर चैप्टर के, जो भी पर्टिकुलर यूनिट के कीवर्ड्स है, उन कीवर्ड्स को लिखो एंड मेमोराइज करो, याद करो। जब भी अकेले में बैठे उसको सोचो कि यार कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, यार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन नंबर 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस तरीके से आपको प्लान आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। रिवीजन के लिए यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो। आपको एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी के अंदर कम से कम 3 से 5 आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है। और जब भी आप 3 to 5 पास्ट ईयर पेपर पूरे 3 घंटे का टाइम 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक के बीच में आप यदि सॉल्व करोगे ना, बिलीव मी और नॉट, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन तुम्हारा वो एग्जाम फियर ही खत्म हो जाएगा। वो जो शिवरिंग होती है, वो काली खाली रातें याद आती है, वो कान के पीछे से झुनझुनिया आवाज चलती है, जू जू, वो सब खत्म हो जाएगी यदि तुमने 3 से 5 पेपर बिफोर योर एग्जामिनेशन सॉल्व। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। इस वीडियो के बाद यदि तुम्हें कोई भी डाउट आए तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर कमेंट करिए। यदि जो भी यूजफुल टॉपिक आपको लगेगा हम लोग अगली बार उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, या इंपॉर्टेंट रील बनानी रही तो रील बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।